हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड यूएस की मार्केट्स गिर चुकी हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा। इसके पीछे है सबसे मेजर कारण हमारी अपनी पुरानी बैंकिंग क्राइसिस का यूएस में जो आ रही है, जो कि हम 2-3 दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। कल एक और बैंक की न्यूज़ आई है जिसका नाम है पैकवर्ल्ड, जिसका कहा जा रहा है कि वो पोटेंशियली नई डील्स ढूंढ रहा था पोटेंशियली नई डील्स ढूंढ रहा था, इन्वेस्टर ढूंढ रहा था अपने आप को बचाने के लिए। एक बैंक काफ़ी नहीं था कि साथ में दो और बैंक्स की न्यूज़ आई है। एक बैंक जिसकी कनाडा के साथ डील होने वाली थी, जो कि कैंसिल हो गई है। एंड एक और बैंक जिसकी न्यूज़ आई है कि वो अपने आप को सेल आउट करने की भी सोच रहा है, अगर पूरा सेल का उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। हालांकि कुछ सोर्सेज से खबर आ रही है कि जो ये पूरे सेल आउट की न्यूज़ है, ये पूरी वायबल नहीं है। ऐसी कोई खबर अभी बैंक द्वारा ऑफिशियली नहीं दी गई है। बट हाँ, ये बाकी दो खबरें ज़रूर पक्की हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट पैक वर्ल्ड, जो हमारा बेसिकली जो हमारा पैक वेस्ट जो हमारा बैंक था, वो अपने आप को बेसिकली कोई नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा है। और जो कैनेडियन बैंक के साथ डील होने वाली थी दूसरे बैंक की, वो कैंसिल आउट हो गई है। एंड तीसरा बैंक भी ट्रबल में है, ये खबर भी पक्की है। क्या वो पूरी सेल की कोशिश कर रहा है, ये अभी तक श्योर नहीं है। तो कल 3 बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर वापस से मार्केट में क्राइसिस देखी जा रही है। एंड अब यूएस के बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बोलने लग गए हैं कि यार, ये एक सच्ची में एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो सकती है जो हम यूएस के अंदर देख रहे हो। एंड अब मुझे भी कहीं ना कहीं एक इसमें ट्रेंड नज़र आता है। क्योंकि देखिए, एक बार को आप बोल सकते हैं कि चलिए एक चीज़ थी तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं था। एक बैंक हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक हो गया, फिर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो गया, सिलिकॉन वैली बैंक से पहले एक और बैंक था। अब इन बैंक्स की भी न्यूज़ आ रही है। तो एक के बाद हमारे यहाँ पे रीजनल बैंक्स जुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ये एक बहुत ही मेजर समस्या बनती जा रही है यूएस के अंदर। इस सारी चीज़ों के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी समस्या आए क्यों। ऐसी यूएस के अंदर हमने पिछले 1 साल में, 1 से 1.5 साल में बहुत सारे इकोनॉमिक अप टर्न्स एंड डाउन टर्न्स देखे हैं। एकदम से इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाना, और उसके बाद एकदम से इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाई होना कि इकोनॉमी का बहुत ही स्पीडीली डाउन करना। इतने ज़्यादा हाई स्पीड से इंटरेस्ट रेट कम होने और ज़्यादा होने को बैंक्स ढंग से मैनेज नहीं कर पाए वहाँ के। एंड इकॉनमी के भी इतने इतने ज़्यादा स्पीडीली बूम एंड बर्स्ट, बेसिकली बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर जाना और बहुत ज़्यादा एकदम से नीचे आने को भी वहाँ के बैंक्स हैंडल नहीं कर पाए। आज की जो मेन खबर है जिस पे आज सब कुछ डिपेंड करेगा, वो यही है। एंड आने वाले दिनों में भी मुझे 3 मुद्दे नज़र आते हैं जिससे मुझे लगता है कि हमारी मार्केट्स कैसी चलेंगी वो डिपेंड करेगा। सबसे पहला तो है हमारे इंडिया कैसा वर्क कर रहा है, इंडिया के रिजल्ट्स। अभी अर्निंग सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, तो अर्निंग सीज़न हमारा कैसा रहता है। सेकंड रहती है हमारी यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट के अंदर जो 2 सबसे मेजर चीज़ें रहेंगी हमारी इंपॉर्टेंट, वो रहेगा हमारा पहला तो यूएस डेट सीलिंग इशू। देखिए, यूएस की डेट सीलिंग रीच हो चुकी है, तो उनके फंड्स उन्हें अब कैसे मिलेंगे। सेकंड हमारा रहेगा ये बैंकिंग क्राइसिस, बिकॉज अब ये जेन्युइनली एक क्राइसिस का रूप लेती मुझे दिख रही है। एंड आगे अगर और कोई भी बैंक ऐसा आता है इसके बाद कि जिसके लिए हमें इतनी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है, तो वो ग्लोबली किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं रहने वाली है। मैं इस बात को श्योर कर देना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता। एंड सी, अभी इंडिया रेजिलियंट है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। एंड लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ हो। मैंने जैसे इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्यों बाकी सारी जगहों पे प्रॉब्लम्स के कारण इंडिया एज अ अट्रैक्टिव प्लेस लगता जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और हम देख भी पा रहे हैं, कल भी एफआईआई ने बहुत अच्छी बाइंग करी थी, एंड इंडिया ऊपर पे ऊपर पे ऊपर बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। बट हमें इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि इंडिया ऊपर तो बढ़ रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा हो सकता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म में अगर कोई क्राइसिस आता है तो इंडिया भी गिरेगा, बेशक थोड़े टाइम के लिए गिरे। एंड फॉर ट्रेडर्स एक दिक्कत भरा मौसम हो सकता है। मे बी इन्वेस्टर्स को उतनी ज़्यादा इशू यहाँ पे ना आए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आए। बट जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं लोग, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती दिख सकती है ये, जो कि मुझे अब एक
एक गोइंग कंसर्न लग रहा है कि ये दिक्कतें कुछ हैं जिसके कारण आगे मार्केट की मूवमेंट्स डिसाइड होने वाली हैं, बहुत की फैक्टर्स रहने वाले हैं। एक तरफ तो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी अर्निंग्स के साथ है, एफआईआईस के सपोर्ट के साथ है, और दूसरी तरफ यूएस के बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी क्राइसिस आ रही है। तो ये टग ऑफ वॉर इंडिया में कैसे ख़त्म होने वाला है एंड क्या रहेगी आगे की अप्रोच, बेसिकली इन्वेस्टर्स क्या डिसाइड करते हैं, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग प्ले होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज इंडिया नहीं गिरता है या फिर अगर आज कंसोलिडेट भी करता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आज इंडिया विक्स के बढ़ने के चांसेस हैं। तो बेसिकली जिन्होंने सेलिंग पोजीशन ले रखी है, अगर इंडिया विक्स बढ़ता है उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जिन्होंने नहीं लिया, जो लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए हो सकता है एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो कि सेलिंग पोजीशंस हम अब हायर विक्स के साथ लें, अगर हम निफ्टी में अपनी सेलिंग पोजीशन लेने जा रहे थे तो जो सबसे की लेवल्स हैं जो मैं एटलीस्ट क्लोजली वॉच करने वाला हूँ, वो है निफ्टी में 18,200 का, क्योंकि कल वो बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करा था। अगर वो वापस चला जाता है, अगर वो वापस 18,200 के नीचे चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो इस लेवल को थोड़ा सा वीक करने जैसा हो जाएगा, एंड उस लेवल की इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाती है लोगों के साइकोलॉजिकल माइंड के अंदर, एंड उसके बाद वो उतना अच्छा सपोर्ट नहीं रह पाता वो लेवल। तो वो लेवल देखना एक बहुत ज़रूरी रहेगा। बैंक निफ्टी में 43,500 देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई लोकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है आज इंडियन और इंडिया ओरिएंटेड जिससे आज इंडियन मार्केट्स मूव कर पाए, तो ग्लोबल क्लूज़ ही हैं जिसके बिहाफ पे इंडियन मार्केट्स मूव करेंगी। दो फोर्स फैक्टर्स आने वाले हैं, इंडिया की अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशंस, एफआईआईस का इनफ्लो, एंड दूसरी तरफ यूएस में आती बैंकिंग क्राइसिस। ये दोनों ही फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जीत रही है, बट अगर ऐसे ही ब्लोज बार बार आते रहे तो आई डोंट नो ये कब तक सस्टेन हो सकता है। इससे पहले मैंने कंसर्न ज़रूर बताया, पर मैं कभी भी उसको लेके डाउट में नहीं रहा कि हाँ अब कुछ जेन्युइनली कुछ बुरा हो सकता है, बट हाँ अब मैं जेन्युइनली थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि क्या हो सकता है, एंड मैं अपनी आगे की स्ट्रेटजीज भी कुछ उसी हिसाब से बनाने वाला हूँ कि आगे मैं क्या करता हूँ। मे बी मैं एक बहुत ज़्यादा बुलिश स्टैंस ना लूँ अनलेस और अनटिल मेरे को वॉलेटिलिटी के थ्रू प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा मिले, एंड हम क्या कहते हैं थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स में भी जा सकते हैं। अगर हम इक्विटीज़ में बाय कर रहे हैं तो डिफेंसिव स्टॉक्स के थ्रू भी हम अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोजर दे सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ये भी है, क्योंकि कल वहाँ के कुछ बैंक्स 50% तक भी गिरे हैं, तो एक व्यू पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि कुछ रीजनल बैंक्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सारे रीजनल बैंक थे, कोई भी नेशनल बैंक नहीं है जिनमें ये भी क्राइसिस आई है, कि कुछ रीजनल बैंक के कारण हम शायद से ज़्यादा ही ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं यूएस की मार्केट्स में रिसेशन को एंड इन सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर हम बात करें फेड की, तो फेड भी रिसेशनरी मेजर्स को अब थोड़ा सा लाइटली लेता नज़र आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें तो हाँ पास्ट के एक्टिविटीज़ को मैनेज नहीं कर पाए, बट हाँ अगर यहाँ से थोड़ी सस्टेनेबिलिटी मिलती है तो यहाँ से बैंक्स की ग्रोथ अच्छी रह सकती है यूएस के अंदर भी। तो ये एक फैक्टर है कि अगर हम इस थोड़े से रफ पैच को क्रॉस कर जाएंगे तो आगे के दिन कुछ अच्छे नज़र आते हैं। एंड इनफैक्ट अगर ये रफ पैच भी आता है तो हो सकता है हमारा फेड थोड़ा सा प्रोपेल हो कि इससे शायद से इंटरेस्ट रेट्स थोड़े जल्दी कट करने चाहिए, जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी, बेसिकली एक बुरे सिचुएशन में एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर वो सिचुएशन आती है कि हमारे बैंकिंग कोलैप्स कर रहा है, उसके टाइम पे रेट कट्स होते हैं, तो एक बुरे समय में एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर हो सकती है हमें कुशन देने के लिए। तो वो चीज़ भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज मार्केट्स को मेनली गवर्न करने वाले हैं। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज फिर हमारा वीकेंड आ जाएगा, एंड इन्वेस्टर्स का व्यू पॉइंट जानना कि वो किन पोजीशंस और किन लेवल्स के साथ कंफर्टेबल है अपने आप को वीकेंड पे छोड़ते हुए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वो चीज़ रहेगी, तो आज उसको तरफ मेरा काफ़ी खास ध्यान रहेगा।
ट्रेड्स में आज क्या लूँगा, वो ट्रेड्स अभी तक तो मेरे को कोई खास अपॉर्चुनिटी वैसे नज़र नहीं आई है। निफ्टी बेस्ड ओरिएंटेड ट्रेड्स जो है वॉलेटिलिटी बढ़ने के ऊपर, मुझे लगता है वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आज उसमें कुछ अच्छे प्रॉफिट्स दिखाई देने चाहिए मुझे। तो देखते हैं वो कैसी जाती है। कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड ऑलरेडी अच्छी जा रही है, कल HDFC बैंक वगैरह काफ़ी अच्छे ग्रो करे थे तो उसमें हमारे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनते जा रहे हैं। इन ट्रेड्स के बारे में मैंने आप लोगों को काफ़ी बताया भी है ऑलरेडी प्री मार्केट पोस्ट मार्केट वीडियोस में, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। नई ट्रेड्स की बात करूं तो मैं शायद से अपना वॉलेटिलिटी के थ्रू जो मैंने कैलेंडर स्प्रेड यूज़ करा हुआ है ऑलमोस्ट एट द मनी, क्योंकि मैंने अब काफ़ी सारी स्ट्राइक प्राइजेस पे उसे बेसिकली डाइवर्सिफाई कर दिया है तो उस पर मैं अपने पोजीशंस ऐड कर सकता हूँ। फर्दर नोट पे जाए तो अगर कोई सिंगुलर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑप्शन सेलिंग की तरफ मैं थोड़ा ज़्यादा ओरिएंटेड रहूँगा, क्योंकि वीकेंड है तो मैं उस टाइम डिके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। अदर देन दैट मेरा थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस बचा है 2 स्टॉक्स का, अगर उनमें से किसी एक का फंडामेंटल एनालिसिस ख़त्म हो जाता है एंड मैं स्टॉक से सेटिस्फाइड रहता हूँ तो मैं उनमें से किसी एक में अपनी पोजीशंस ले सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से यही था, कॉशियस रहिए। आज थोड़े कॉशियस टाइम्स चल रहे हैं ये, एंड कॉशियस रहिए। अगर आप ट्रेडिंग में नहीं हैं तो मेरी एटलीस्ट पर्सनल व्यू पे एडवाइस तो यही रहेगी कि आज ट्रेड ना करें, थोड़ा सा देखें मार्केट की सिचुएशन क्या है, थोड़ी सी पोजीशनिंग क्लियर होने दीजिए ग्लोबल मार्केट्स की एंड उसके बाद एक ट्रेड ली जाए। क्योंकि जब तक मार्केट बढ़ रहा है एंड सब अच्छा है अगर आप बुलिश हैं, बट जिस टाइम पे एक शार्प डाउन टर्न आया इन सारी क्राइसिस के कारण एंड अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हमें हर दिन होम रन नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट अर्निंग चाहिए और हमें अपना कैपिटल बचाना है, वो है मेन चीज़। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपको लगता है कि आप अपनी पोजीशंस मैनेज कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, आपको ऑफ कोर्स ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं भी यही करता अगर मैं आपकी जगह होता तो। बट हाँ, अगर नए ट्रेडर्स हैं एंड आपको लगता है मार्केट्स आपके संभालने के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट को वॉच करने के लिए, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है एंड आगे जाके आपको हो सकता है कि नई अपॉर्चुनिटी जब आपकी लाइफ में आगे जाके कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसका ज़्यादा बेटर फ़ायदा उठा सकें। आशा करता हूँ आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी होगी। हैप्पी ट्रेडिंग।